नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश बातों बातों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नारी शक्ति से जो न केवल अपनी बात बल्कि उस बात को एक ऐसा मुहिम कर दे दिया है कि जिससे आज लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं और उनके इस बात के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। और यही बात आज उनको समाज से अलग करता है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिखाया है। तो हम सीधे मुलाकात करते हैं हमारे आज की मेहमान सीमा वर्मा जी से, जिन्हें आज किताब वाली दीदी भी कहती है। किताब वाली दीदी क्यों कहती है वो तो पहले बाद में हम जानेंगे, लेकिन हम आज आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप 2013 में बिलासपुर आई, अंबिकापुर की रहने वाली हैं। 2013 में यहाँ आई, बीएससी की पढ़ाई करने आई थी। आपको एक ऐसी बात लगी दिल में कि उसने उस बात को मुहिम बना दिया। आखिर वो बात क्या थी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी ये बात 2015 की है। मुझे मेरे एक दिव्यांग दोस्त हैं, उनको बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल दिलाना था, जिसके लिए मैंने कॉलेज प्रशासन से बात करी तो उन्होंने कहा सीमा 1 हफ्ते बाद आइएगा। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लगा कि इग्नोरेंस हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलिए मार्केट ही जाते हैं। फिर मैं मार्केट गई, एक मार्केट से दूसरे मार्केट गई और ऐसे करते-करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुँची, एक पंचर बनाने वाले की शॉप पे, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दूसरे दिन ही अपनी दोस्त को ट्राईसाइकिल प्रोवाइड करा पाई। उस दिन मैंने 3 बातें सीखी और वो 3 बातें ऐसी थीं जो मेरे दिल को घर कर गईं और ये मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर एक भारत के युवा की कहानी है। वो बातें ये थी कि अगर मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं कोशिश ही नहीं करती, तो मैं आगे कैसे बढ़ती। दूसरी बात मैंने सीखा, अगर कोई मुझे अपने अनुभव शेयर नहीं करता, सही मार्गदर्शन नहीं देता, तो मैं वहाँ तक पहुँचती कैसे। तीसरी बातें सीखी मैंने कि हर वर्ष न जाने कितनी योजनाएं आती हैं, चली जाती हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। जैसे मुझे अगर कानून की जानकारी है, विधि की जानकारी आपको नहीं है, मेडिकल से रिलेटेड बहुत स्कीम्स आ रही है जा रही है, वो मेडिकेटेड लोगों को पता है लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता है, जिसके लिए वो प्रायोजित की गई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों के पास जाऊं और लोगों को अवेयर करूं कि आपके पास जो भी जानकारी है वो लोगों तक शेयर कीजिए बातों बातों में। क्योंकि कहते हैं ना कि बात ऐसी चीज़ होती है कि आज मैंने आपसे अपने अनुभव शेयर किए तो वो आप 4 लोगों को बताएंगे और वो 4 लोग ऐसे करते करते माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत बेहतर चीज़ होती है। तो वही मैंने स्कीम अपनाया कि मैं अपने कॉलेज में, आसपास के कॉलेजेस में और अपने अदर ज़िलों के कॉलेजेस में, ऑफिसेस में लोगों के पास में जा करके उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चालू करी कि आप अपने अनुभव को लोगों तक साझा कीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप बाहर मत जाइए, अपने घर के व्यक्तियों को तो बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे होता है कि अगर आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है, ज़रूरी नहीं कि आपके घर वालों को भी पता हो कि मेडिसिन से रिलेटेड फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर वालों को ही बातों बातों में बैठे हैं, कभी बातचीत कर रहे हैं और अपनी काम वाली बाई को बता दिए, तो ऐसे करते करते चीज़ें फैलेंगी भी और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये हमारा कैंपेनिंग है, लोगों को अवेयर करना। आपने एक मुहिम भी शुरुआत की है। जी। यही बात आपको आगे ले जाकर एक मुहिम से जोड़ा और उस मुहिम का नाम आपने दिया 1 रुपए मुहिम। 1 रुपए मुहिम ये क्या है? तिनका तिनका जोड़ करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तिनके तिनके जोड़ करके हमारे झाड़ू बनाए जाते हैं और वो एक बोलते हैं ना, झाड़ू से अपने जो प्रदूषित एरिया है उनको स्वच्छ रखा जाता है, साफ़ किया जाता है। तो सोचिए एकता में कितनी ताकत है। हम युवा हैं, अकेले अकेले बिखरे हुए हैं। जैसे मुझे कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी आपको है, कुछ तीसरे व्यक्ति को है। अगर हम अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा करें और हाँ, वो हम जो बातें सीखे वो किसी और को साझा करें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा, स्वच्छ, सुंदर समाज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अनुभव बहुत शेयर करना बहुत बड़ी शेयर बात करना होती है। ज़रूरी है। जब आप 1 रुपए की शुरुआत की मुहिम की, तो उस दौरान कुछ लोगों ने आपको तानाकसी भी कसा होगा कि 1 रुपए, हाँ, हँसी का पात्र भी आप रही होंगी जी उस जी समय। जी। कैसे रहा वो टाइम? बहुत सारे लोग मुझे हाई प्रोफाइल भिखारी का टैग दिए हुए थे, मेरा मजाक बनाते थे, बोलते तुम्हारे 1 रुपए से क्या होगा, देखते हैं कितना दिन तुम्हारा ये मुहिम चलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ समय बर्बाद कर रही हो, लोगों को गलत मैसेज दे रही हो, 1-1 रुपए से कुछ नहीं होता है आज के ज़माने में। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। उस समय देखिए होता क्या है कि जब कुछ बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा नर्वस फील करता है और मैं अकेले में आके बहुत रोई भी थी। फिर मैंने सोचा कि सोच तो मेरी है, मेरी जो सोच है वो तो लोगों को पता नहीं है,
मुझे आगे इसको करना क्या है, मैं क्या मैसेज लोगों को देना चाहती हूँ, ये लोगों को तो नहीं पता है। तो जब तक मैं इसको प्रूफ नहीं कर लेती, मुझे लोगों की बातें सुननी ही नहीं है, मैं बहरी बन जाऊँगी। तो यही बात मैं लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, अगर आप सुनेंगे तो आप इफेक्टेड होंगे, आप नहीं सुनेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ये जो एक एक रुपए आप इकट्ठा करती हैं, जी। वो 1 रुपए से 100 रुपए हुआ होगा, जी। 100 से वो 1000 हुआ होगा, और 1000 से आज लाख रुपए भी हो गया होगा। जी। तो इन पैसों का आप करती क्या हैं? मैं एक स्टूडेंट रही हूँ उस दौरान पे, और जब मैंने कलेक्शन किया था फिर मैंने वो सोचा कि उन पैसों का मैं करूं क्या। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो क्यों ना मैं उन पैसों को शिक्षा में लगाऊं। तो जो बच्चे 25% जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो सीट होती है, उसके बाद कभी कभी हालात ऐसे ख़राब होते हैं व्यक्ति के, तो उस ड्यूरेशन में जो बच्चे आते थे मैंने उनकी फ़ीस भरी और बच्चों को यही मोटिवेट किया कि जब आप जीवन में जब आप बड़े हो जाएं तो आप प्लीज़ ये काम कीजिएगा। हमने आपको कई बार देखा कि आप स्लम एरिया होते हैं जी। और कुछ ऐसे इलाके रहते हैं जहाँ पर बच्चे कम पढ़ाई करते हैं या अवेयरनेस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। मैंने सुना है कि 13,000 के आसपास बच्चों को आप स्टेशनरी बुक उनको मुहैया करा चुकी हैं, और उनके पढ़ाई का भी कुछ बच्चों के पढ़ाई का भी खर्च उठाती है। जी। कितने बच्चों का आप खर्च उठाती हैं और कितने बच्चों को आप ये सुविधा उपलब्ध करा है? जी 13,500 के आसपास, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। मैं उन बच्चों को स्टेशनरी और उनको अवेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बातें अगर हम बताएं, क्या पता किस बच्चे को हमारी बात समझ में आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी कि हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति थे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी, उनके स्कूल में एक टीचर आए थे जिन्होंने उनको चिड़िया उड़ती कैसे है उसके वेग के बारे में बताया था। जी। और उन्होंने उस बात को ऐसा आत्मसात कर लिया अपने अंदर कि उन्होंने मिसाइल ही मिसाइल ही दी। बना दिया। तो मैं उस सिद्धांत को मानती हूँ। क्या वाह! पता आपकी बात कब कहाँ किस बच्चे क्या को लग बात है, जाए। बहुत बढ़िया। तो मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, उनको करियर में कैसे आगे बढ़ना है, जब आप नेगेटिव फील करते हैं तो क्या करना है। आपके साथ गुड टच बैड टच हो गया, और पॉक्सो एक्ट हो गया, समाज में जो फैली हुई जितनी भी तरीके की आपराधिक गतिविधियाँ, उससे बचना कैसे, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को बताती ही रहती हूँ। मेरा यही मकसद है। और फिर बच्चे बहुत अच्छा वहाँ पे अपना कुछ प्रदर्शन करते हैं, कुछ कविताएँ सुनाते हैं, तो फिर मैं उनको गिफ्ट देती हूँ। और किसी एक बच्चे को क्या देना, इसलिए मैं सारे बच्चों को स्टेशनरी दे देती हूँ। इस अभियान ने जब आपको जोड़ा, तो इस अभियान से और कितने ऐसे लोग हैं, समाज के लोग हैं जो जुड़े, या आपको इसके लिए पहले उन्होंने कहा कि ये कोई अभियान नहीं है, इसमें कुछ होना नहीं है? और एक और ये सवाल भी उठता है कि जब आप इस अभियान को शुरू की थी, तो क्या इस अभियान को आप NGO का रूप नहीं दिया? जितने लोगों ने मुझे एक एक रुपया दिया है, वो सारे लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो सारे लोग मेरे टीम के सदस्य हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अभियान सिर्फ मेरा है, ये उन सभी लोगों का है जिन्होंने सहयोग किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, कलेक्शन मैंने 2018 तक ही किया था, और उन पैसों से मैंने बच्चों की फ़ीस भरी। फिर कुछ लोग अवेयर हो करके जैसे कुछ अधिकारी हैं, कुछ नागरिकगण हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को गोद लिया, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पेशल DGP RK विज सर हैं, उन्होंने मेरी गुड़िया की फ़ीस सबमिट की मेरे अभियान को देखते हुए, ताकि युवा आगे आएँ। और मेरे गुरु रतनलाल डांगी सर हैं, जो अभी तत्कालीन बिलासपुर के पुलिस की मुखिया हैं, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। हमारे उस समय तत्कालीन SP रहे थे मयंक श्रीवास्तव सर, उन्होंने मेरे 6 बच्चों को गोद लिया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन इससे पहले जो था लोग नकारात्मक व्यवहार करते थे। और एक और घटना है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, है ना। वहाँ के एक बुद्धिजीवी प्रोफेसर थे। मैं वहाँ पे भी जब कलेक्शन करने गई तो उन्होंने कहा कि ये तामझाम तुम अपने कॉलेज में करो, है ना। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। फिर मैंने कहा कि सर एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने बोला बोलो, मतलब एटीट्यूड जो था। मैंने कहा सर, अगर आपका बच्चा भूखा है या आपके बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, है ना। वही अगर किसी रास्ते पे किसी का बच्चा अगर भूखा है, या फिर आपका पड़ोसी भूखा है, या कोई रास्ते पे एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, अगर आप उसकी मदद कर दें
तो शायद किसी का घर बच जाएगा और कोई जो भूखा है वो भूखे पेट ना सोएगा, है ना। और हम सब भारतीय हैं, ये हम सब एक परिवार की तरह हैं, तो फिर क्या तेरा क्या मेरा सर। देखिए अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, और बहुत सारे ऐसे नहीं, तो लोगों उस दिन आपको ये नहीं लगा कि ये मुझे यहाँ पर सफलता तो मिली नहीं, आप जो चाह रही थी वो हुआ नहीं, तो आपको लगा नहीं कि मैं क्यों इस पचड़े पे पड़ूँ, मुझे क्या लेना, अगर मैं बाकी सब लोग भी ऐसे ही सोचते हैं तो मैं क्यों नहीं सोचूं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे फादर स्पोर्ट्स में रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि बेटा अगर आप सही हैं और आप एक सही दिशा में जा रहे हैं तो आप कभी घबराइए मत। ऑब्स्टिकल्स जो हैं, वो हेडल्स हैं, वो आपकी लाइफ में रुकावटें आती रहेंगी। आप उसको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। और मैंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया। स्टार्टिंग मैंने बताया ना, मैं बहुत रोई थी जब लोग बुरा कहते थे, फिर आदत हो गई और धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें होती गई और आज आप देख रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं। निश्चित रूप से आपने काफ़ी लोगों की मदद की है, और हमने तो कई बार आपका न्यूज़ भी कवर किया है, फील्ड पे भी गए हैं। काफ़ी जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो आपको देख के खुश हो जाते हैं जी। वो बच्चे आपको किताब वाली दीदी भी कहते हैं जी। तो वो किताब वाली दीदी क्यों कहते हैं आपको? थोड़ा सा वो उस दिन मैं जिस दिन आपको कवर कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अरे किताब वाली दीदी आ गई, तो वो उसकी कहानी सुनाइए कि किताब वाली दीदी कैसे? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 13,000 बच्चों हैं ये तो अलग हैं, और 34 बच्चों की मैंने ज़िम्मेदारी ली हुई है फ़ीस की, वो भी अलग हैं। और लगभग अभी 100-150 बच्चे हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाती हूँ, फ्री ट्यूशन। और ये ट्यूशन जो होता है मेरा, उनको अवेयर करने का, एक सही मार्गदर्शन देने का, गलत गतिविधियाँ एक्टिविटी से उन्हें दूर करने के लिए है। तो जब शुरुआत में मैग्नेटो मॉल हो गया, तालापारा का जो मिनी बस्ती, ये सब इलाका है, स्लम एरिया है अपना, रेलवे क्षेत्र का, ये सब। हाँ। तो स्टार्टिंग में जानते हैं कि बच्चे देखते हैं तो डरते हैं, और पेरेंट्स भी उतना सपोर्ट नहीं करते थे, भागते थे बच्चे। बहुत सारे बच्चों से तो पेरेंट्स ही भीख मंगवाते थे, क्योंकि किसी का पिता जेल में है, किसी की माँ काम नहीं करती हैं, कुछ भी। ऐसी परिस्थितियाँ, बड़ी गलत तरीके की परिस्थितियाँ रही हैं, मैंने देखा है। और बहुत थोड़ा सा भावनात्मक चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखा मैंने। बच्चे कोई नशा कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, मतलब हमने कभी वैसी ज़िंदगी देखी नहीं, तो थोड़ा सा लगता है। तो फिर मैंने सोचा इन बच्चों को मैं इकट्ठा करूँगी और सही जानकारियाँ दूंगी। फिर मैंने पकड़ के उनको ले जा करके बैठाती थी, उनको लालच देती थी कि रोज़ मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आपको कॉपियाँ बांटूंगी, आपको कुछ ना कुछ दूंगी, आप आओ। अगर आप नहीं आओगे तो फिर मैं जो पुलिस वाले भैया लोग होते हैं ना, उनसे पकड़वा दूंगी। तो वो लोग डर के मारे फिर ना इकट्ठा होने लगे। पहले भागते थे, फिर इकट्ठा होते होते पहले 10 बच्चे, 20 बच्चे, फिर 100-150 बच्चे। अब तो पेरेंट्स खुद कहते हैं वहाँ के कि मैडम हमारी इस एरिया में आके पढ़ाइए, उस एरिया में आके पढ़ाइए। कैसा है? जी, अब अच्छा लगता है। और बच्चे काफ़ी सभ्य हो चुके हैं। जो कभी साईं मंदिर के पास भीख मांगा करते थे, मैग्नेटो के पास, वो बच्चे अब पढ़ते हैं। और बच्चे पहले स्कूल में नाम लिखा हुआ था, नहीं जाते थे, लेकिन अब वो स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। और आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैं ट्यूशन कभी नहीं जाती हूँ किसी कारणवश, तो वो बच्चे खुद ट्यूशन लगाते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए क्या हो सकती है। आप मोटिवेट भी करते हैं युवाओं को। हमने देखा है बैड टच, गुड टच, और कई बार कई दुष्कर्म के मामले छोटे बच्चों के साथ होते हैं। उन इलाकों में भी जाके इन सारी बातों को आप बताती हैं, तो उन जो फैमिली है, जो परिवार है वहाँ का, वो आपकी बातों को कैसे लेता है? क्या वो आत्मसात करता है उन चीज़ों को, कि सिर्फ सुना और निकाल दिया? उस पर कुछ बदलाव भी दिखाई देता है आपको समाज में? जैसे शुरुआत में तो लोग सोचते थे अरे ये बच्चों को क्या क्या समझा रही है, ये क्या है, क्या बेहुदा है। फिर मैंने उनको, पेरेंट्स को भी समझाया कि देखिए अगर बच्चों को हम गलत की जानकारी नहीं देंगे कि गलत चीज़ें हैं क्या, तो बच्चा जानेगा कैसे। तो फिर मैंने गुड टच बैड टच का, और फिर मैं जो कन्याएं होती हैं जो 12 साल से लेकर 16-18 साल के बीच की होती हैं, क्या होता है कि युवाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं। और देन आप देखना, आप जनरली केस देखेंगे, थोड़ा नेगेटिव है लेकिन मैं बोलना चाहूँगी ताकि न जाने कितने पेरेंट्स सुन रहे होंगे। बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और फिर पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत बहस हो जाती है। फिर बच्चों को पेरेंट्स की बातें समझ में नहीं आती हैं, और फिर कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है, और फिर बच्चे घर से भाग जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या गलत एक्टिविटी में फंस जाते हैं। बच्चा तो कच्चा मिट्टी है। तो मैं पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग
प्यार से बच्चों को समझाएं। देखिए, एक बच्चा है, गलतियां होती हैं, लेकिन चीज़ों को एक एग्जाम्पल दे के, ना कि डांट के समझाएं। और क्या होता है कि बच्चा प्यार का भूखा होता है, उसे प्यार से समझाएंगे वो ज़रूर समझेगा, लेकिन अगर आप उसे मारेंगे तो वो ढीठ बन जाएगा, वो नहीं समझेगा और गलत कदम उठाएगा और बाद में हमें ही पछताना पड़ता है, क्योंकि हम बड़ों को ही हमेशा जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। वो आइडिया आपको कहाँ से आया 1 रुपए मुहिम? जी, इसकी बहुत प्यारी कहानी रही है। जब मैंने बताया आपको पहले कि मैं बहुत रो रही थी कि लोग मुझे भला बुरा कहते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उससे पहले की बात यही मैंने सीखी थी, उससे 2 दिन पहले की बात थी जब ये आइडिया आया था और मैं वो मार्केट में गई थी। तो ये आइडिया ये था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आप लोगों ने देखा होगा, स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई है। और इसका जो शुरुआत था कहीं न कहीं वो यही था कि आपका जो है अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पहले ऐसा था कि वो सिर्फ मुस्लिमों को शिक्षा देती थी और अदर लोगों को नहीं देती थी। तो ये बातें कहीं न कहीं पंडित जी को बहुत लगी थी और उसी के लिए फिर उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा संकाय बनाऊंगा, ऐसी विश्वविद्यालय बनाऊंगा जिसमें सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे। और आज वहाँ विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं और सारी शाखाएं उसमें हैं, मतलब विज्ञान से लेके सारी शाखाएं हैं। हाँ, उन्होंने भी जो शुरुआत की थी वो एक पैसे से शुरुआत। जी जी। और उनकी एक कहानी भी है कि जब वो हैदराबाद के निज़ाम के पास में गए थे कुछ दान स्वरूप कुछ मांगने के लिए, तो हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें अपना जूता दे दिया था, चमड़े का। हाँ, तो वो चमड़े का जूता ले करके आए और बनारस में उन्होंने अपने उसी BHU में अभी निज़ाम वो गेट भी बना हुआ, वहाँ पे उन्होंने नीलाम करने के लिए रख दिया था। तो जब निज़ाम को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है, फिर उन्होंने फिर मदद की थी, मतलब पहले अपमान किया फिर सम्मान दिया। तो ये कब होता है? जब हम खुद पे भरोसा करते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है या हमको कोई गलत बातें बोल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप साबित करो कि आप सही हो। तो मैंने वो जो एक पैसे वाला, उस समय 1 पैसा चलता था, तो मैंने कहा अब मैं उससे सबसे कम अमाउंट क्या लाऊं, फिर मैंने 1 रुपये वाला किया। तो मैं कहीं ना कहीं मैं BHU से, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसको जब मैंने स्टार्ट किया, देन उसके बाद मैं BHU गई थी, मैं उनके वो संग्रहालय है वहाँ पे भी गई थी, उनके अचकन देखे, उनके जूते देखे और उन्होंने जो भारत रत्न मिला है वो देखा। उनकी पूस की मड़ई में भी गई थी मैं, और वहाँ पे जो उनके मड़ई में जो लाइब्रेरियन थे उनसे मैंने वो 1 रुपये दान करवाया था और उनको बताया था कि देखिए, और वो पुरानी उनकी जो न्यूज़ रखी हुई थी ना पेपर की, वो सारे मैंने पढ़े हैं। तो देखा स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी से आपने प्रेरित होकर ये 1 रुपए मुहिम की शुरुआत जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी एक अजीब इत्तेफाक है कि आज से 100 साल पहले के डेट 1915-16 वही डेट रहा है जो मैंने अभी ये 2015 और 16 मैच मतलब शुरुआत किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था और कितनी मतलब चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, 100 साल बाद वही चीजें रिपीट हुई। तो उन्होंने 1 पैसा शुरू किया था और आपने 100 साल बाद 1 रुपए की मुहिम शुरू। हाँ, उन्होंने एक मतलब विश्वविद्यालय बना दिया और मैं एक समाज के लोगों को शिक्षित करना चाह रही। वाह, वो भी शिक्षा का ही काम कर रहे थे और आप भी शिक्षा का ही काम कर रही थी। वाह, शुभकामनाएं आपको आपके इस प्रयास से, इस मुहिम से। एक और सवाल मेरे जहन में उठता है कि जब माता पिता ने आपको अंबिकापुर से पढ़ने के लिए बिलासपुर भेजा था, तो वो अपनी प्यारी सी बच्ची को पढ़ाई करने के लिए भेजा था बिलासपुर, लेकिन वो तो किसी एक मुहिम से जुड़ गई। और वो जब इस मुहिम से जुड़ी, तो जब इस बात का पता आपके पेरेंट्स को पता चला, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति कि 1 रुपए मुहिम छेड़ने के लिए भेजे, हम तुमको पढ़ाने के लिए भेजे थे कि दूसरों बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे थे? तो उनका क्या रिएक्शन रहा? मेरी मम्मी तो बहुत खुश हुई क्योंकि उन्होंने हमेशा से शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। मेरे नाना फैमिली में जो हमारे नाना जी थे वो प्रोफेसर रहे हैं, तो हमारे यहाँ शुरू से ही एजुकेशन को बहुत वैल्यू दी जाती है। मेरी मम्मी से ही मैं कभी कभी कुछ चीज़ें गाइडलाइन लेती थी और आज भी लेती हूँ। जैसे कभी मैं नर्वस होती हूँ तो मेरी मम्मी से कुछ कहावतें सुन लेती हूँ, कुछ बातें। तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ये बात वाकई में सही है कि जब घर वालों का साथ हो तो जमाना खिलाफ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए आपके बच्चे एक न एक दिन मिसाल बनेंगे। निश्चित रूप से सीमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप जिस तरीके से अपनी बात रखती हैं, वास्तव में मुझे लगता है कि आपकी बात को सुनकर
जिस जगह आप जाती हैं और जिस समाज को जोड़ने का आप प्रयास कर रही हैं, तो वो जो आपकी बात को सुनकर ही लोगों को ये लगता है कि जब वो एक लड़की होके, एक नारी शक्ति होके जब वो इतना बड़ा कदम उठा रही है समाज को जोड़ने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, अशिक्षित वर्ग को शिक्षित करने के लिए, युवाओं को एकत्र करने के लिए, और उनको उनका काम जो निश्चित रूप से इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है वो किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ पर आता है और ऊपर वाला उसी उद्देश्य से भेजता है। तो वो उद्देश्य शायद आप पूरा कर रही हैं और उस उद्देश्य को आप आगे लगातार बढ़ाती रहें। आपका जो ये जो अभियान है वो धीरे धीरे न केवल भारत कि ज़रूरी नहीं है कि आपको देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए आप किसी पोस्ट पे हो, किसी पोजीशन पे हो, या एनजीओ बनाए या कोई रजिस्टर्ड संस्था हो तभी आप अपने आसपास कुछ बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका भारतीय होना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे जाएं तभी आप देश सेवक कहलाएंगे, देश रक्षक कहलाएंगे। आप समाज के अंदर में रह करके भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे एनजीओ नहीं बनाया और ना कभी बनाऊंगी, क्योंकि ये एक लोगों को मैसेज देने के लिए है, एक प्रोत्साहन के तौर पे है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे सीखें कि आपका एक भारतीय होना ही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए तो है जी। आगे ये जो आपका मुहिम है ये कहाँ तक जाएगा? क्या इसको निरंतर आगे बढ़ाएंगी? क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई कर रही हैं, बाद में आप की शादी होगी, फिर सेटल हो जाएंगी, तो फिर इस मुहिम का क्या होगा? इसको कौन आगे ले जाएगा? इसके बारे में भी कुछ आगे सोचेंगे? हाँ जी, आपको बताना चाहूँगी कि मुझसे लोग बोलते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे इवन कि आउट ऑफ इंडिया से भी जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने कहा मैं आपको फ़ंड देना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको यही बोला कि आप जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहीं पे लोगों की मदद कीजिए। हमें दिया तले अंधेरा बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर एक क्षेत्र में कर रही हूँ तो आपका जो सीमित क्षेत्र है आप वहाँ पे कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप लाखों दान करें किसी के लिए या कुछ ऐसा करें, बल्कि आप सिर्फ एक पेंसिल ही दे दें, क्या पता वो बच्चा आगे चल के बड़ा चित्रकार बन जाए, है ना। एक कॉपी दे दें, एक अच्छी कलम दे दें, क्या पता आगे चल के बच्चा राइटर बन जाए या मीडिया कर्मी बन जाए, है ना, पत्रकार बन जाए। तो हम नहीं जानते कि कब क्या होगा, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा करें, छोटे छोटे से भी बहुत कुछ हो सकता है, बस आपके इरादे अच्छे होने चाहिए। तो वो आगे आपके इरादे? बिल्कुल, इरादे यही है कि जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा कुछ अप्रिय घटना घट जाए। जैसे कुछ वक्त पहले हमने अपने परिवार के एक अजीज़ सदस्य को, मेरे से छोटे भाई को हमने खोया। तो उस समय पे मेरे बच्चों ने खुद क्लासेस लगाई, तो वो चीज़ें मैंने फ़ील करा और मैंने कहा पता नहीं ज़िंदगी कब है, कब क्या हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आप जहाँ जिस जगह पे हो, मैं चाहती हूँ मेरे जैसे न जाने कितने युवा खड़े हो जाएं कि मैं रहूँ ना रहूँ कारवां चलता रहे। जैसे आज स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी हैं, और वो न जाने कितने युवाओं के दिलों में जीते हैं, और आज भी वो उनका कारवां चल रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तो हम तो छोटे छोटे तिनका हैं, छोटे छोटे लोग हैं। अगर कुछ 4 लोग भी हमसे प्रभावित हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात। सीमा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, बातों बातों में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आप अपनी बात रखी और लोगों को जो जोड़ने का जो ये मुहिम चलाया, आप भावुक भी हो गई हैं शायद। एक्चुअली मेरा भाई था रियल, तो सॉरी, लेकिन चीज़ें होती हैं। जी जी, आपने खोया भी है। मतलब देखिए, आपने समाज को जोड़ने के लिए कई बार हम अपनों को खो भी देते हैं, फिर वो चीज़ें हमको समझ में आती है कि कैसे हम समाज को। तो निश्चित रूप से आज जो हमारी बात सीमा वर्मा जी से हुई, किताब वाली दीदी से हुई, वो बड़ी सार्थक बात हुई। और सीमा न केवल खुद को बल्कि और लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ने के लिए वो खुद अपने जगह पे रह के लोगों की मदद कर सकते हैं, वो ये मैसेज देना चाहती हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार।